नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं सुचिस्मिता। आइए देख लेते हैं अब तक की हेडलाइंस। देवघर में आरक्षी की संदिग्ध मौत, डढ़वा नदी में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। नए साल पर हाई अलर्ट, मैथन डैम में ड्रोन से निगरानी, पैदल घूमेंगे पर्यटक। ईसीएल की रेत बना सड़क पर खतरा, पांडेश्वर में ट्रक की टक्कर से वाहन क्षतिग्रस्त। डोरंडा में संदिग्ध मौत से सनसनी, अपार्टमेंट के बाथरूम के फंदे से लटका मिला गार्ड का शव। बकाया और सम्मानजनक वेतन की मांग पर आशा वर्कर सड़क पर, काक्षा बीडीओ ऑफिस का किया घेराव। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। देवघर में एक आरक्षी का शव नदी से मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। यह मामला नंदन पहाड़ के समीप स्थित रेलवे ओवरब्रिज के नीचे डढ़वा नदी का है, जहां बुधवार सुबह एक शव पड़ा होने की सूचना मिली और एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में जेसीडी थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक की पहचान राजू के रूप में हुई है, जो देवघर पुलिस लाइन में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था। शुरुआती जांच में मौत का कारण डूबना बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। प्रातः सुबह मेरे मित्र ने फ़ोन किया कि डढ़वा नदी छठ पूजा घाट पे एक किसी अज्ञात का शव पड़ा हुआ है। तो मुझे इसकी सूचना मिली तो मैंने जेसीडी थाना प्रभारी को मैंने इसकी सूचना दी। उसके बाद मैं खुद घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा कि सही में एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। और उसके बाद कुछ ही देर के बाद, करीबन आधे घंटे के बाद, जेसीडी थाना प्रशासन यहाँ पे पहुँची। उसके बाद गणमान्य पदाधिकारी लोग आए और जाँच अनुसंधान में चल रहा है। डेड बॉडी को निकाल लिया गया है। क्या ले? सुनने में आ रहा है कि यहाँ प्रशासनिक विभाग के कोई कांस्टेबल हैं, नाम राजू बताया जा रहा है। इसकी ज़्यादा विस्तार से जानकारी क्या लगता है डूबने से मौत हुई है? संजोग कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आया कैसे, यह जांच का विषय है। नए साल के आगमन को लेकर मैथन डैम में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। डीवीसी और जिला प्रशासन ने मिलकर पूरे डैम क्षेत्र को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया है। सीआईएसएफ जवानों के साथ स्थानीय पुलिस की लगातार पेट्रोलिंग जारी है। वहीं आसमान से ड्रोन कैमरे द्वारा हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं सुरक्षा कारणों से डैम के दोनों छोर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और किसी भी प्रकार के वाहन को डैम एरिया में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। पर्यटकों के लिए निःशुल्क पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जहां वाहन खड़े कर वे पैदल ही डैम का आनंद ले सकेंगे। नए साल के स्वागत में मैथन डैम को दुल्हन की तरह सजाया गया है। रंग बिरंगे फूलों के बागान, मिलेनियम पार्क और आकर्षक विद्युत सजावट पर्यटकों को खूब लुभा रही है। प्रशासन की मुस्तैदी से सैलानी सुरक्षित और खुशनुमा माहौल में नए साल का जश्न मना रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग आसनसोल। मैथन डे में कैसा लग रहा है मैथन डे? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या क्या आपने अभी तक घूमा है? अभी तो आए हैं, बस यही ये देखे, अभी तो पूरा देखे, घूमे भी नहीं हम लोग अभी। हाँ, सब कोई हम लोग दोस्त सब एक साथ आए हैं, बच्चा लोग का दोस्त है। क्या नाम हुआ दीदी आपका? मेरा नाम मुन्नी। पांडेश्वर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां ईसीएल की रेत ले जा रहे एक ट्रक की लापरवाही ने सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बुधवार सुबह करीब 9:30 बजे दलूर बांध के पास तेज रफ्तार बालू लोड ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी एक मोटरसाइकिल और एक 4 पहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई जानहानि नहीं हुई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने ट्रकों की अनियमित
आवाजाही और बिना फिटनेस कागजात सड़कों पर चलने को लेकर प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। पीड़ित बाइक मालिक ने मुआवजे की मांग करते हुए कहा कि अगर वह बाइक पर होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं 4 पहिया वाहन के मालिक ने भी नुकसान की भरपाई की मांग की है। मौके पर मौजूद तृणमूल नेता संतोष पासवान ने पीड़ितों को पूरा मुआवजा दिलवाने और अवैध वाहनों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। तनाव की स्थिति को देखते हुए पांडेश्वर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में लिया। গাড়ি সারাতে যান। আচ্ছা এই তো দেখুন কালো মেহেন্দি রেখেছি গাড়ি ঠিক আছে ঠিক আছে তারপর দাঁড় করে রেখেছি, তারপরে ওইটা থেকে বাইক গাড়িটা ওইদিকে সোজা গেলো, এসে পরে আমার বাইকটা ঠুকলো, বাচ্চা তো পালালো ওইদিকে এসে কোন গাড়িতে বালি গাড়িতে পালসাটা আমার ঠুকে দিল, পালসাটা একদম চপাট করে দিল, গাড়িটা পুরো ভেঙে গেছে। পুরো শেষ করে দিল। এই যে গাড়িগুলো চলে এই গাড়িগুলোর ফিটনেস আছে? কিছু নাই স্যার, সব শেষ, সব শেষ, কেউ দেখাবার লোক নাই। হ্যাঁ বাইক ধরবে। আপনি কি চাইছেন এখন? আপনি কি চাইছেন? আমার বাইকের বদল বাইকের বদলে কি নাম তোমার? আমার নাম তিওয়ারি। কতক্ষণ আগে হয়েছে ঘটনাটা? 1 ঘন্টা। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। डोरंडा के सुप्रभात अपार्टमेंट के बाथरूम में एक व्यक्ति का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ बरामद किया गया। मृतक की पहचान अपार्टमेंट में तैनात गार्ड प्रकाश लोहरा के रूप में हुई है। शव के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ मिलने से मामले में और भी गंभीर मोड़ ले लिया है। घटना की सूचना मिलते ही डोरंडा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई। मृतक के मोबाइल फोन के वॉलपेपर में सॉरी पापा लिखा हुआ संदेश मिलने से आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से मामले में जांच कर रही है। मोबाइल को जब्त कर लिया गया है और FSL टीम को भी सूचना दे दी गई है। पुलिस हर पहलू की गुणवत्ता से जांच कर रही है। घटना तो ऐसे हम लोग कुछ नहीं जानते थे पहले, यार अभी भी नहीं जानते, लेकिन अभी हुआ तो अब कैसे हुआ पता नहीं। वैसे तो घर में भी ठीक था और बाहर में भी कोई हल्ला नहीं कुछ नहीं था। तो हम लोग कुछ जानते तो हम लोग बता देते। कब से यहाँ काम कर रहा है? एक बार आके महीना दिन करके गया था और इस बार आया यही तो आके 20-25 दिन हो रहा है। अच्छा 20-25 दिन। उम्र कितनी होगी बच्चे की? बच्चे की उम्र वही 16-17 इस तरह होगी, 16-17 साल। अच्छा क्या लगता है आपको, हत्या है या फिर क्या लग रहा है आपको, हत्या है या फिर कुछ और? देखने पे लगता है इसे हत्या की वजह से। ताकि अगर फांसी लेता है तो थोड़ा इतना नीचा जमीन में कैसे लेता, सफाई भी नहीं हट रहा है। खबर अब तक में फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। खबर अब तक में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। काक्षा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बकाया भुगतान और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर आशा वर्कर्स का आंदोलन तेज हो गया है। पूरे राज्य में 23 तारीख से काम बंद के आह्वान के तहत बुधवार को हड़ताल का 9वां दिन था। करीब 150 आशा वर्कर्स ने काक्षा मिनी बाजार से मार्च निकालते हुए BDO ऑफिस का घेराव किया और गेट के सामने धरने पर बैठ गई। प्रदर्शन के चलते कार्यालय परिसर में तनाव का माहौल बन गया, जिसके बाद मौके पर पुलिस को तैनात किया गया। आशा वर्कर्स का कहना है कि कोरोना काल से लेकर हर सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने जोखिम उठाकर काम किया, लेकिन आज भी उन्हें इतनी कम आय मिलती है कि परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। उनकी मांग है कि कम से कम 15,000 रुपए मासिक वेतन, सभी इंसेंटिव और बकाया का भुगतान। आशा वर्कर्स ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानती, आंदोलन अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा। আমাদের কোনো দাবি আদায় হচ্ছে না, আমাদের মাইনা দেওয়া হচ্ছে না, বা গত 4 মাস ধরে আমাদের বাকি বকেয়া মানে ইনসেনটিভটা বন্ধ আছে, ইনসেনটিভ আমাদের দিচ্ছে না। তারপরে তো মোবাইলের টাকা, PLI এর টাকা সব বন্ধ। আমরা 23শে ডিসেম্বর থেকে আমাদের এই
কর্মবিরতি আমরা শুরু করেছি। তো আমাদের যে দাবি দাবা না মিটলে আমরা কর্মবিরতি তুলবো না, তাতে যতদিন হয়ে যাক যাই হয়ে যাক। আমরা কর্মবিরতি থাকাকালীনও আমাদেরকে মানুষ প্রচুর ফোন করছে যে আপনারা এই করুন। আমরা বলছি আমরা কোনো জবাব দিতে পারবো না, তোমাদের যা দরকার তোমরা বিউর সাথে যোগাযোগ করবো, আমরা কোনো কিছু হেল্প সাহায্য করতে পারবো না। করেছি এই জন্যে যে আমাদের কিন্তু দিনের পর দিন ইনসেন্টিভ বাকি থাকছে। আমাদের ফিক্সড মাইনে আমরা 15,000 করতে চাই, কেননা এখনকার যে বাজার ওই 5,250 টাকায় কিচ্ছু হয় না দাদা, কিচ্ছু হয় না। তার জন্য আমরা এই কর্মতে আজকে নবমতম দিন আমাদের, আমরা এই জন্য এই পথে নেমেছি। আর ভবিষ্যতে চলবে, একদম চলবে। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ गैरेज में नाइट गार्ड के रूप में काम कर रहे 75 वर्षीय बुजुर्ग की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना राजमहल थाना क्षेत्र के मड़ई इलाके की है। मृतक की पहचान बेगमपुरा निवासी कैला पहाड़िया के रूप में हुई है, जो पिछले 1.5 साल से एक गैरेज में नाइट गार्ड की नौकरी कर रहे थे। मंगलवार रात रोज की तरह वे ड्यूटी पर गए थे, लेकिन बुधवार सुबह वह घर नहीं लौटे। परिजनों को शक होने पर जब पोता गैरेज पहुंचा तो वहां खून से लथपथ शव देखा उसने। हैरानी की बात यह रही कि मृतक का घर घटनास्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर है। सूचना मिलते ही राजमहल थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। क्या काम करता था वो तुम्हारा दादा? हमारा दादा यहाँ सिर्फ रात का नाइट गार्ड था। नाइट गार्ड। शाम में कितना बजे घर से खाना खाते हैं? 8 बजे करीब, 8:30 बजे तक। रोज इसी समय आता था। घर से खाना वाना खा के आया ना? और जब सुबह आके देखे तो दादा कटिया से गिरा हुआ है। नीचे गिरा हुआ है। सर एगो मुर्गी मारता तो इतना खून बाहर होता है। हाँ। इसको मार के कहीं मार के आन के यहाँ फेंका हुआ, तो इसका खून कहाँ गया? उसको समाधान होना चाहिए। हाँ? जो ऐसा काम किया है उसको सजा मिलना चाहिए। हाँ, उसको सजा होना चाहिए। किसी से विवाद वगैरह था? नहीं, विवाद तो नहीं है, वो सीधा साधा। लाउदोहा से सामने आई एक बेहद संवेदनशील तस्वीर। एसआईआर प्रक्रिया की सुनवाई अब सवालों के घेरे में है। 27 तारीख से शुरू हुई सुनवाई के दौरान मैपिंग, मिसमैच और 2002 की वोटर लिस्ट से जुड़े मामलों में बीमार बुजुर्गों और विकलांग मतदाताओं को भी ब्लॉक कार्यालय बुलाया जा रहा है। दुर्गापुर फरीदपुर प्रखंड कार्यालय में बुधवार को जन्मजात अंधे मतदाता प्रकाश भुइया पड़ोसी की मदद से सुनवाई केंद्र पहुंचे। उनका कहना है कि माता पिता का नाम 2002 की सूची में है, वह वर्षों से मतदान कर रहे हैं, फिर भी उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया गया। वहीं 72 वर्षीय भारती चैटर्जी ने भी बीमारी और चलने में असमर्थता के बावजूद सुनवाई केंद्र पहुंचकर नाराजगी जताई। तृणमूल कांग्रेस ने इसे योग्य मतदाताओं के साथ अमानवीय व्यवहार बताया। ब्लॉक कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ और विकलांग मतदाताओं के समर्थन में आवाज बुलंद की गई। तृणमूल नेता गौतम घोष का कहना है कि आयोग सुनवाई के नाम पर निर्दोष मतदाताओं को परेशान कर रहा है। अब सवाल यही है कि क्या पहचान की प्रक्रिया मानवता से ऊपर रखी जा रही है? কেনা তো আমি কি করে জানবো? আমি তো অন্ধ, আমি অত বুঝছি। আমি জানি কি আধার কার্ড আছে, ভোটার কার্ড আছে, আমার সব। তো বাবা মায়ের নাম আছে ভোটার লিস্টে? হ্যাঁ আছে। কত বছর ধরে ভোট দিচ্ছ? ভোট কত ধরলে আমরা যত দিন থেকে জ্ঞান হয়েছে তবে লিস্ট সব নাম দিয়ে যায়, কি ভোট দিয়ে যাবেন, চুটকা মুটকা দিয়ে যায় ঘরে। কি কি কাগজ নিয়ে এসছেন সাথে? সাথে তো ওই খালি আধার কার্ড আর ভোটার কার্ড আর 100% সার্টিফিকেট। দেখুন, ইনি হচ্ছেন আমাদের গোগলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বনগ্রাম নির্পিটে যে সংসদ, আমাদের 144 নম্বর বুথ, সেই বুথে ইনি ভোটার। ইনি একজন অন্ধ। এনার বাবা মাও এখানে বসবাস করতেন, 2002-এর লিস্টে নাম আছে। ইনি 100% প্রতিবন্ধী। তো ইনাকে হিয়ারিংয়ে ডাকা হয়েছে। তা আমরা টোটো করে ব্যবস্থা করে, আমরা যারা তৃণমূল কংগ্রেস করি, যারা বুথের দায়িত্বে আছেন, BLO 2 থেকে বুথ সভাপতি থেকে আব্বাসের নেতৃত্বে তাকে আমরা টোটো দিয়েছি। সেই টোটোতে করে চাপিয়ে নিয়ে এসেছেন। আমরা চাই না যে কোনো অন্ধ হোক। और खबर अब तक में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।